टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनसे रिक्वेस्ट करते रह गए कि कृपया आप हमला मत कीजिए, इस तरीके के हमले से इराक बर्बाद हो जाएगा। और वहां पर ऐसे हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। उसके मंसूबे जरूर हैं, लेकिन वो उसने कोई फैसिलिटीज वगैरह नहीं बनाई है। और जाहिर है कि तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और टोनी ब्लेयर ने और 2 अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने इनकी एक नहीं सुनी, यूएन की, और वहां पर हमला कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इराक के जो आम लोग हैं वो मारे गए। और देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस तरीके का इंटरवेंशन आप कर देते हैं, लेकिन उससे बाहर आना, जो एग्जिट स्ट्रेटजी होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इराक में घुसा तो जरूर, लेकिन उसके बाद 1 दशक तक उसको वहां रहना पड़ा। 4400 अमेरिकन सोल्जर्स ने अपनी जानें गंवाई, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे, कितने लोग घायल हुए, और अमेरिका को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। और ये जो इराक का जो एक ब्लंडर, जिसको मैं कहता हूँ जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो ब्लंडर है, वो आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर दोहराया है वेनेजुएला में इस तरह का हमला करके। देखिए, राष्ट्रपति को तो आप उठा ले गए, लेकिन जो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं, उसको आप कैसे डील करेंगे? जो वहां पर अभी चाइना का एक इन्वॉय मौजूद था, उसकी मौजूदगी में आपने जो हमला कर दिया है, कल को यदि चाइना ताइवान पर हमला कर देगा तो आप किस आधार पर रोकेंगे? यदि रशिया जो है, जो यूक्रेन पर जो उसने हमला किया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करके, उसको आप कैसे आलोचना करेंगे? आपने भी तो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया, आज डेल्टा फोर्स भेज दी। वही डेल्टा फोर्स जो अबू बकर अल बगदादी को और सद्दाम हुसैन को जिसने टॉपल किया था, वही डेल्टा फोर्स आपने मदुरो के खिलाफ भी लगाई है। लेकिन अब कल को आप कैसे कहेंगे कि रशिया का जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन गलत था? नहीं, रशिया ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट किया। आखिर किस आधार पर ये आलोचना करेंगे? देखिए, ये जो ट्रेंड्स हैं पूरे विश्व के लिए बड़े खतरनाक ट्रेंड्स हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और इस तरीके से अगर महाशक्तियां, ये अपने आप को परमानेंट फाइव भी कहते हैं, दुनिया के कस्टोडियन हैं और दुनिया की सारी जिम्मेदारी ले रखी है, और आप जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अब मनचाहे तरीके से वायलेट करेंगे, तो ये जाहिर है कि पूरे विश्व में महाविभीषिका को जन्म दे सकता है। मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरीके की स्थितियां किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर को रूल आउट नहीं कर सकते। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि आप एक तरफ खुद को शांति दूत के तौर पर पेश करते हैं और शांति की अवहेलना आप खुद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, मैं आती हूँ वापस आपके पास में, और हमारे साथ में हमारी एक और खास मेहमान भी हैं, उनके पास में जल्दी से जाते हुए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिर इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी पर जब हम आते हैं मैम, तो सवाल ये आता है कि क्या ये पूरी की पूरी जो कोशिश है, ये सिर्फ ब्लैक गोल्ड पर नजर टिकाने के लिए है? ये साजिश ब्लैक गोल्ड को लेकर है? और दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी पर, भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा? दीप्ति जी। देखिए पूजा जी, जैसे मुझसे पहले बाकी सब एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं, ये शांति दूत होना, ये वर्ल्ड का कस्टोडियन होना, ये सब तो अगर आप मुझसे पूछे तो केवल एक ढकोसला, केवल एक आई वॉश, केवल एक अपना एक मास्ट व्हील करके ये जो चल रहा है, अमेरिका का है, चल रहा है। बेसिकली जो सारी लड़ाई है वो है तेल की, जिसको आप बोल रही हैं कि तेल का। इसके बाद है ये आर्म्स की, कि कौन अमेरिका से आर्म्स लेता है, उसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा उससे चलती है। और इन दोनों मंसूबों को सफल करने के लिए एक पपेट गवर्नमेंट बनाने की, क्योंकि अगर हम बार बार बात कर रहे हैं कि वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो अगर हम इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो भैया ये डिक्टेटरशिप और मोनार्की गवर्नमेंट्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही हैं, और आज से थोड़ी चल रही हैं, कितने सालों से चली आ रही हैं, ट्रंप के अपने दौरान चल रही हैं। तो तब क्यों नहीं स्पेन पे क्यों नहीं अटैक होता, चाइना पे क्यों नहीं अटैक करते? पाकिस्तान जो हमारा नेबर है, वहां हर दूसरे दिन कभी अयूब खान, कभी जियाउल हक, कभी अभी आसिफ मुनीन, ये अपने आप को ज्यादा इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं। तो वहां क्यों नहीं अमेरिका को दिखता है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं? तो अगर हम ड्रग कार्टेल की बात करें तो तब उनको कोलंबिया क्यों नहीं दिखता, उनको मेक्सिको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहां उनकी पपेट सरकार है, वो उनको सपोर्ट करती है। पाब्लो एस्कोबार हम सबने नाम सुन रखा है, कोलंबिया से है वो। एंजल फेलिक्स के नाम हम सबने सुन रखा है, वो मेक्सिको से है। ड्रग कार्टेल्स में तो ये सबसे ऊपर है ना। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि तुमने नहीं तो तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे दादा ने, किसी ने तो पानी गंदा किया होगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी अपना के अमेरिका इस समय काम कर रहा है कि मुझे केवल वहां
पपेट सरकार चाहिए। और आप इकोनॉमी की बात करी थी अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में उसका ईरान के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर हम देखें तो खमीनी के साथ 81 से 86 तक तो अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध थे। वो क्यों थे? क्योंकि तब वो उनसे आर्म्स परचेज कर रहा था। तो जब तक तो सरकारें उनसे आर्म्स परचेज करती रही, उनके मन मुताबिक काम करती रहे, तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है अमेरिका के लिए। और इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या, अमेरिका की इकोनॉमी में कम इंटरनल प्रॉब्लम्स है पूजा। अगर हम देखें अक्टूबर 2025 में ट्रंप की रिजीम की बात करते हैं, ट्रंप 2 की रिजीम में अक्टूबर 25 में नो किंग्स मूवमेंट हुआ, जून 25 में उससे पहले वही नो किंग्स मूवमेंट हुआ था। उनका जब उन्होंने गवर्नेंस एफिशिएंसी की सरकार खोली थी, तब डिपार्टमेंट खोला था, तब हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट हुआ था। 2018 में वुमेन्स मार्च हुआ था। तो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स तो अमेरिका को दिखती नहीं है, दूसरों के ऊपर बिग डैडी बन के हमला करना, क्योंकि उनको पपेट सरकार चाहिए। मतलब लिटरली यहाँ पे ये होता है कि या तो मैं जैसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, अब इंडिया के जो माननीय मोदी जी के समय जो सरकार चल रही है, आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होती है तो टैरिफ्स का खेल खेल दो, मतलब हमला कर दो, नहीं तो पपेट सरकार बिठा दो, नहीं तो टैरिफ्स कर दो। ये सब कुछ केवल इकोनॉमी और अपनी सुपर पावर बिग डैडी एस्टैब्लिश करने का चल रहा है। सर आपके पास आते हुए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एग्जाम्पल है? देखिए मेरा मानना है कि जब ये छोटे से कंट्री में इस तरीके के ऑपरेशन चलाते हैं तो इसका एक लिमिटेड स्कोप में जाते हैं, लेकिन तैयारी पूरी रहती है। अगर इसको हाइब्रिड वॉर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है जब हम हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं तो उसमें कई सारे और डोमेन इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें इतने बड़े ऑपरेशन की अमेरिका की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से काम चलाने की कोशिश की, फिर इकोनॉमिक सैंक्शन, और आज के जो मिलिट्री ऑपरेशन वो भी डेल्टा फोर्सेस का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। और एक जो वेनेजुएला में जो विल टू फाइट है वो कहीं ना कहीं लैक करते हुआ नजर आया। उसके पहले तमाम तरीके के उनके मिलिशिया फोर्सेस की बात आ रही थी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात आ रही थी, लेकिन इन सबको ग्राउंड पे आते हुए, एक्शन में आते हुए देखा नहीं गया। विद इन 4 आवर्स में एक कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को आप कैप्चर कर लेते हैं और उसको देश के बाहर ले जाते हैं। ये कैसी आपकी सुरक्षा नीति थी? ये एक आपने राउंड फायर नहीं हुआ, आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम पूरा फेल हुआ। अमेरिका के एयरक्राफ्ट आते हैं इम्प्यूनिटी के साथ स्ट्राइक करते हैं, सीधे एक्ट ऑफ वॉर माना जाना चाहिए, तो वहां से वो रिटेलिएशन क्यों नहीं हुआ? हाँ नहीं, क्या यही बड़ा सरप्राइजिंग है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का वहां भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इमर्ज होकर आता है। देखिए जो सोल्जर्स को क्या चाहिए, एक फाइट टू चाहिए, लड़ने का एक मादा चाहिए। वो जब आप देखते हैं कि अमेरिका जैसी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं और जिस तरीके की फोर्सेस का इस्तेमाल, जिस तरीके की वार्निंग आ रही थी, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही माइंड बना लिया था गिव अप करने का, और शायद वो सरप्राइज हो गया, ऐसा मेरा मानना है। और जब आप हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेज में आता है कि जब आपने ग्राउंड फोर्सेस कमिट की, उनके एक्शन में कहीं स्टेलमेंट आए, नहीं प्रोग्रेस है, तो आप तमाम तरीके के अल्टीमेट डिफरेंट डोमेन में जाते हैं, साइबर वॉर में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, आईटी में जाते हैं, ग्राउंड एक्शन करते हैं, स्टेल्थ एक्शन करते हैं। इन सारी चीज़ों का मिक्स एंड मैच जब बनाते हैं वो हाइब्रिड की कैटेगरी में आता है। तो मेरा मानना है कि एक लिमिटेड ऑपरेशन था और इसमें सक्सेस डिसप्रपोर्शनेट सक्सेस मिला। कितने फास्टली वहाँ देखिए सत्ता चेंज हुई, ये दिखाता है कि अमेरिका ने एक तरीके की वॉर गेमिंग कर रखी, तैयारी कर रखी थी, सरप्राइज किया। और उस दिन सरप्राइज किया जिस दिन चाइनीज एनवॉय वहाँ पे मौजूद थे, तो उनको कहीं ना कहीं शक था। एक मैसेज भी दिया पूरे वर्ल्ड को कि मेरे हिसाब से ही वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, किसी और का नहीं। और इसमें सबसे बड़ा देखिए इम्पेटस जो मिला है, जो मेरा मानना है, वो सीरिया में, जिस दिन सीरिया में अल असद की सरकार गई और अमेरिका के इन्फ्लुएंस हुआ है, अल सरा की सरकार बनी, और जो रशियन के एलाई कंट्री को रशिया प्रोटेक्ट करने में अनसक्सेसफुल रहा, एक बहुत बड़ा सिग्नल हुआ। वहीं से डिसबैलेंस ऑफ पावर शुरू हुआ वर्ल्ड का, और जितने भी रशियन एलाई कंट्री हैं जो अमेरिका को आंख दिखाते हैं वो धीरे धीरे धाराशायी होंगे। नेक्स्ट नंबर ईरान का लगता हुआ नजर आ रहा है। ईरान एक डिफरेंट अर्थव्यवस्था है, डिफरेंट तरीके के लोग हैं, कितना सक्सेस होगा कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन डेफिनेटली वेनेजुएला का ऑपरेशन सरप्राइज करता है और ये दिखाता है कि अमेरिकन जो है, जिनके 800 मिलिट्री बेसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, अपनी मनमर्जी करने में लगे हुए हैं। इसको रोक लगाने की जरूरत है, और रोक पहले यूएन की तरफ लग सकती थी, रशिया से लग सकती थी, दोनों ही आज की डेट में डिफंक्ट हैं। रशिया अपने अफेयर में इन्वॉल्व है, चाइना कॉमर्शियल एंगल देखता है, उसका डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में उस एक्सटेंट तक नहीं है, लिहाजा उसके मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। अगर यही 2 ब्लॉक्स ऑफ कंट्री होते या कोल्ड वॉर इला में होता तो इस तरीके के एक्शन संभव थे, डेफिनेटली नो। लेकिन आज की डेट में सिर्फ अमेरिका की तूती बोल रही है, मन मर्जी कर रहा, काउंटर कोई कर नहीं पा रहा है, लिहाजा इस तरीके के ऑपरेशन आपको देखने को मिल रहे हैं।
गोयल सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी जो एक ये कहिए कि प्रक्रिया रहती है, वो एक विस्तारवादी सोच को प्रदर्शित करती है। ऐसे में भारत जो उभरती अर्थव्यवस्था भी है, विकसित भारत बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, हमारा स्टैंड ऐसी सिचुएशन में क्या रहना चाहिए? सुरेश जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिएगा सर एक बार। हाँ, अनम्यूट कर रहा है मैंने भी। जी। अब आ रही है आवाज ठीक से? हाँ जी, हाँ जी। जी, देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा, जो अभी आपने पूछा हाइब्रिड वॉर यहाँ पर होगा, क्या होगा जी। मैं जो अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे ब्रिगेडियर साहब, उनकी बात को थोड़ी सहमति जताते हुए मैं ये कहूंगा कि अभी ऐसा नहीं लगता है कि ये वॉर एक दिन से ज्यादा चलेगी। आज उन्होंने मदुरै को कैप्चर कर लिया है, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, मदुरै चले गए लेकर के वो, अब जो भी एक आपराधिक मामला चलेगा, जो भी चलेगा। और इसके अलावा मुझको नहीं लगता, क्योंकि रशिया और चाइना भी बड़े फैक्टर है। मैं नहीं समझता हूँ कि यूएसए उनसे कॉन्ट्रैक्ट वॉर या कोई किसी तरह की वॉर की अपेक्षा करेगा। आपका जो सवाल है भारत का, देखिए, भारत की स्थिति इस समय एक बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी इंट्रिकेट सिचुएशन है, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले तक, ट्रंप के आने से पहले तक एक जो सिचुएशन उभर रही थी वो ये था कि ज्यादातर वर्ल्ड में, खासकर इंडो पैसिफिक, जो कि हमारे इमीडिएट मैरीटाइम का इन्फ्लुएंस एरिया है और कॉन्टिनेंटल वॉरफेयर में भी एक इमीडिएट एरिया है, तो उसमें हमको ये जो अमेरिका का साथ मिल रहा था, तो हमें ये पूरी उम्मीद थी कि चाइना और भारत के बीच में जो टकराव की स्थिति अगर कभी उत्पन्न हुई, चाहे क्वाड के थ्रू हो या इंडो पैसिफिक, किसी के थ्रू, अमेरिका का हमको साथ मिलता रहेगा। और इससे ये हमको चाइना के साथ में किसी युद्ध की तो बात अलग है, टकराव को भी देखने की स्थिति नहीं आएगी। अब जो है सिचुएशन ये है कि ट्रंप, चाइना और रशिया, ये 3 अलग अलग पोल हो गए हैं। एक विश्व की जो शक्तियां हैं, 3 पोल हैं। इन तीनों पोल के अलावा और बाकी सारे पोल भी उभर के नजर आ रहे हैं। तो भारत को अगर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, उनको अगर ध्यान देना होगा, भारत को निर्भर करना पड़ेगा कि इस मल्टीपोलैरिटी में वो किसके साथ में, किसी का कोई परमानेंट फ्रेंडशिप बनती हुई नजर नहीं आ रही है मेरे को, कि किसके साथ में किस तरह से अपने वो जो अपने उद्देश्य हैं उनको पूरा करना पाएगा। उसमें एक आसियान भी है, उसमें इंडो पैसिफिक में जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान से हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन वो हमारे साथ में रहेगा। ग्लोबल जो एक G20 नहीं कहूँगा, सॉरी, ग्लोबल साउथ जी, ग्लोबल साउथ G20 ऐसे प्लूरल प्लेटफॉर्म है जिससे कि भारत को शक्ति मिल सकती है। लेकिन मैंने खाली 1-2 नाम लिए हैं, लेकिन अब भारत को बजाय 1 या 2 देशों का साथ देखने की बजाय एक अपनी मल्टीपल अलायंसेस, मल्टीपल फ्रेंडशिप्स देखनी पड़ेंगी। जी, चर्चा में फिर से वापस लौट रहे हैं सुरेश गोयल जी, दीप्ति तनेजा, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ब्रिगेडियर शरदेंदु, संजीव श्रीवास्तव जी, सभी हमारे साथ में लगातार। मैंने संजीव जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि बात हो रही है वेनेजुएला में जो विपक्ष की समर्थक हैं मारिया, उनका भविष्य क्या होगा इस उठापटक के बीच में, क्योंकि वो तो समर्थक में रही है ना विपक्ष के। जी, आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी संजीव जी। हाँ, देखिए, उनका संपर्क डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार बना रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स रही हैं। और जब उनको अभी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, तब भी उन्होंने उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने जो इस हर्ष को जो है शेयर भी किया था। यद्यपि की अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे जरूर निराश हुए थे कि उनको शांति पुरस्कार नहीं मिला, ये मचाडो को कैसे मिल गया। लेकिन जाहिर है कि ये जो पूरी जो वेनेजुएला का जो विपक्ष है, वो पहले से ही अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में दिखाई देता है। लेकिन मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि इस तरीके से किसी भी राष्ट्र की रिजीम को टॉपल करना और इस तरीके का जो ट्रेंड है, ये पूरे विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यूएन लेड जो चार्टर की बात अमेरिका करता है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है,
जब आप ये कहते हैं कि विश्व के हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र में तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को सत्ता में स्थापित करना और उससे विस्थापित करना, उसका जो कार्य है तो वहां की जनता ही को करना होगा। यदि आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं तो ये तो जनता पे छोड़ना होगा ना। वेनेजुएला की जनता ये डिसाइड करेगी कि कौन हमारा राष्ट्रपति रहेगा या कौन हमारा प्रधानमंत्री रहेगा। Exactly. ये तो अमेरिका नहीं तय करेगा ना। तो आप किस आधार पर फिर लोकतंत्र की बातें करते हैं? और इसमें क्या अंतर रह गया चाइना में, चाइना से आपका? चाइना भी तो कहता है कि ताइवान में हम फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लेंगे, ताइवान हमारा पार्ट है। और रशिया की आप कैसे आलोचना करेंगे जब आप कहते हैं कि नहीं, रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करके गलती की, वो जेलेंस्की को टॉपल करना चाहता था और अपनी सरकार बिठाना चाहता था। आप भी तो पपेट सरकार बैठाना चाहते हैं। अगर ये कोई भी सरकार बनती है, चाहे मचाडो की सरकार क्यों न बने, वो एक पपेट गवर्नमेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की इच्छा के अनुसार चलना होगा उसे।